वोहरा समाज के मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना की जो भी हिंदुत्व की राजनीति रही हो, लेकिन हम सब ने देखा है अजित पवार ने उन दोनों ही पार्टियों के साथ रहकर भी अपने लिए हमेशा वो स्पेस, वो जगह बनाई रखी। जब बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर मुंबई में लगाए जाते रहे तो अजित पवार ने एक स्टैंड लिया और कहा कि नहीं, हमारी पार्टी इसलिए नहीं जानी जाती है, हमें हिंदू मुसलमान सबके वोट मिलते हैं। और इसी वजह से उन्होंने अपनी बिल्कुल अलग लाइन लेंथ यहाँ पर खींच कर रखी हुई थी। अजित पवार को पता था कि उनके वोटों की ताकत क्या है। अजित पवार ये जानते थे कि राजनीति में अगर एनसीपी को आगे बढ़ाना है तो फिर अपनी उस घड़ी को किस तरह से मजबूत करना होगा, जिस घड़ी से आखिरी वक्त पर उनकी पहचान हुई, जिससे ये पता चला कि जो अलग अलग हिस्सों में जो टुकड़े शव शत विशत वहां पर पड़े हुए थे वो अजित पवार के ही थे, क्योंकि घड़ी से ही उनके शव की पहचान की गई। आप जरा सोचिए कितना विचलित कर देने वाला ये दिन कार्यकर्ताओं के लिए। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल कि अजित दादा पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे। कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और 11 बजे यहां पर आपको बताते चले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 बजे उनके चिता को मुखाग्नि दी जाएगी और उसके साथ ही एक ऐसे युग के, एक ऐसे अध्याय का अंत यहाँ पर होगा जिसकी पूर्ति कभी की नहीं जा सकती है। आदेश, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद मेघा मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आदेश, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि एक बहुत बड़ा शून्य अपने पीछे छोड़कर गए हैं, एक ऐसा महाराष्ट्र का सितारा जो विरले ही देखने को मिलता है, क्योंकि अजित पवार ने हमेशा अपने हिसाब से राजनीति चलाई, चाहे बीजेपी शिंदे गुट को साध कर चलना हो या फिर दूसरी तरफ अपने चाचा के साथ तालमेल बनाकर आगे की तरफ बढ़ना हो। उनकी सियासत को किस तरह से आज के इस मौके पर, जब उनकी अंतिम विदाई का बिल्कुल क्षण आ चुका है, आप किस तरह से आंकेंगे? देखिए चित्रा, अभी आपने भी बात की कि मुसलमान वोट भी उनको मिलते थे। बीजेपी के साथ रह के भी अजित पवार सेकुलर नेता के रूप में उनकी छवि रही और महाराष्ट्र ने कई सारे नेता अपने समय से पहले खो दिए, जिसमें अजित दादा हैं, जिसमें विलासराव देशमुख हैं, गोपीनाथ मुंडे हैं, प्रमोद महाजन हैं। अक्सर ऐसे हादसे होते आए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन मैं देखता हूं कि अजित पवार लगभग सभी पार्टीज़ के साथ वहां सरकार में रहे, डिप्टी सीएम रहे 6 बार के। लेकिन उनकी छवि को लेके कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बीजेपी के साथ रहे, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि उनकी रही है। पिछले 6 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने बहुत करवट ली है। जो नेचुरल अलायंस थे वो टूट गए। शिवसेना और बीजेपी एक साथ रहती थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों का साथ छूट गया और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आई। 2022 में फिर शिवसेना टूट जाती है और शिंदे साहब जो है वो अलग हो जाते हैं। 2023 में फिर एनसीपी टूट जाती है और अजीत दादा अलग हो जाते हैं। 2024 में फिर एक नया मोड़ आता है और महायुति को ऐसे नंबर्स आते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था और महायुति में फिर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इन सब में इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इन सब में इंडिस्पेंसेबल कोई नेता था तो वो अजित दादा थे, अजित पवार थे। और जब सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार आमने सामने थी, तो उस चुनाव के रिजल्ट के बाद अजित दादा ने माना कि परिवार के बीच ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी कि दोनों आमने सामने लड़े। तो अब कई सारे सवाल हैं आज की राजनीति में कि पहला सवाल तो ये है कि क्या एनसीपी का विलय होगा, क्योंकि ऐसे समय में अजित पवार के जाने के बाद अब शरद पवार को कमान संभालनी पड़ेगी, क्योंकि वो सबसे सीनियर है। और महायुति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि 2 महत्वपूर्ण नाम हैं उसमें, जो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। लेकिन इन सब का फैसला मुझे लगता है कि अब पवार साहब को लेना होगा, क्योंकि एनसीपी को अब मर्ज होना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए एक राजनीतिक समस्या खड़ी हो सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करती थी, अजित पवार की पॉलिटिक्स थी जो महाराष्ट्र की थी। अब ये भी देखना होगा कि किस तरीके से सुनेत्रा पवार जो है वो इस बात का फैसला करेंगी कि क्या ये उल्टा भी हो सकता है कि सुप्रिया सुले अब महाराष्ट्र की राजनीति करें और सुनेत्रा पवार दिल्ली में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद है उसको देखें। तो बहुत सारे सवाल हैं। इससे एनसीपी की पॉलिटिक्स, पवार फैमिली की पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये होगा, हालांकि हमें राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति में भावनाएं नहीं होती, राजनीतिक बात करनी पड़ेगी। और महाराष्ट्र क्योंकि इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल है और वहाँ महायुति की सरकार है और बहुत बड़ा चेहरा थे अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का, तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज या आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे आपको कि एनसीपी का विलय कब होगा, कैसे होगा
अब एनसीपी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि शरद पवार भी अब बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक तरफ सुप्रिया सुले हैं और दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार हैं। सुनेत्रा पवार क्योंकि राजनीति में नहीं है, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। सुप्रिया यकीनन महाराष्ट्र की सियासत अब आगे एनसीपी में किस तरह की करवट लेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सुनेत्रा पवार क्या खुद डिप्टी सीएम बनेंगी या फिर अपनी पार्टी के किसी और नेता को ये जिम्मेदारी देंगी, क्योंकि वो राजनीति में है। 2024 में राज्यसभा का सांसद उनको अजित पवार ने बनाया था, या फिर उनके दोनों बेटों में से किसी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर वास्तव में वो दिन आ सकता है कि शरद पवार के साथ, मुझे याद है 2024 का जब मैं इलेक्शन विधानसभा का कवर कर रही थी तो हेलीकॉप्टर के जरिए जब हम अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे अजित पवार के साथ इंटरव्यू करते हुए, ये सवाल मैंने पूछा था कि आप बताइए कि विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश बची हुई है कि चाचा और भतीजे दोनों साथ साथ आ जाएं? तो मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब उन्होंने टाल दिया था, ये कहते हुए कि अभी एनसीपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, मेरी पूरी जिम्मेदारी इसी बात को लेकर है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पूरा करूं। और यकीनन वो रिजल्ट में भी परिलक्षित हुआ जब 41 सीटों के साथ शरद पवार को बहुत पीछे अजित पवार ने छोड़ दिया था। आप सोचिए कितना बड़ा मैंडेट उनको मिला था। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत एनसीपी में कैसे आगे बढ़ेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।